राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे और मज़ेदार होंगे। तो ये वीडियो फिर से हमारा चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव होने वाला है, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हम लोगों का वो वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, होता है, ये सब होते रहता है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहता है। आइए हम सब आगे इस वीडियो को करेंगे। ठीक, हम लोग के इसके पहले वाले वीडियो में 19 तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए थे एकदम बेहतर तरीके से। अब हम लोग 20वां नंबर की ओर जाएंगे। 20वां नंबर में मेरे भाई दिया हुआ है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार आखिर 11/15 का क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मेरे भाई अभी तुम उसे छोड़ो और ये वाला समझो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो, दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब कोई संख्या को हम लोग भाग लगाते हैं, मतलब किसी संख्या को किसी से हम लोग जब भाग लगाते हैं तो वो कभी जाकर वो शांत हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। जैसे कि समझो मेरा बात, जैसे कि मान लो हम कोई संख्या लिए, ठीक, और कोई संख्या से हम लोग किसी संख्या में क्या किए? भाग किए लोग। और भाग करने के बाद एक समय में जाकर वो शांत हो जाए, उसे हम लोग शांत कहेंगे। तो शांत समझ गए। और अब अशांत समझो। अशांत का मतलब होता है कि हम लोग पूरा ज़िंदगी लगा देंगे लोग किसी संख्या को भाग देने के लिए, लेकिन वो कभी शांत नहीं होगा, वो हमेशा अशांत ही होगा। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत कहेंगे। और कोई संख्या एक समय में जाकर रुक जाए तो उसे हम लोग शांत कहेंगे। और किसी संख्या को जब हम लोग भाग दे रहे हैं और पूरा हमारा जीवन उसमें लग जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। और शांत होने के लिए एक मेरे भाई एक ट्रिक है। ठीक, वो ट्रिक ये है कि जब तुम लोग अभाज्य गुणनफल निकालोगे तो जो वहाँ पर अंश होगा, हर में हमारा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जब यहाँ पर 3/8 यहाँ पर दिया हुआ है पहले, तो हम लोग हर वाला का पहले क्या करेंगे? हर वाले के हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, और निकालने के बाद जब हम लोग का 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आओ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, 8 का हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कितना से कटेगा? 2 चौके 8, और ये कितना से कटेगा? 2 दूनी 4, और ये कितना से कटेगा? 2 एकम 2। अब यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 2 के पावर कितना है? 3 दिया हुआ है। तो देखो 2 के पावर m के तो रूप में ये हमारा आ गया, 2 के पावर m के रूप में आ गया, लेकिन 5 के पावर n के रूप में नहीं आया है। फिर भी हमारा ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर एगो भी आ जाएगा ना तो हमारा शांत होगा, अगर दोनों आ जाएगा फिर भी शांत होगा। अगर मान लो कभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें लोग और 2 के पावर m आया ही नहीं, सिर्फ 5 के पावर n आया है, तो फिर भी हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही हो जाएंगे। अब ये वाला समझो, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। मतलब ये बोल रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखो हम लोग इसे पता करने के लिए सबसे पहले 15 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये कितना से पहले कटेगा? 3 से कटेगा, 3 पचे 15। ये कितना से कटेगा? 5 से, 5 एकम 5। अब तुम हमसे ये बताओ कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n आया। हाँ, यहाँ पर 5 के पावर n तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 के पावर m नहीं आया है, 3 के पावर m आया है। तो इसलिए ये हमारा शांत नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा? अशांत हो जाएगा। समझ गए? अब आगे 22 नंबर, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मस होगा। मेरे भाई देखो यहाँ पर बोल रहा है कि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, मतलब जैसे कि p और q दो गो अभाज्य संख्या है। मान लो हम p के जगह पे हमारा पहल का अभाज्य संख्या जैसे कि हम लिखे 2, ठीक, और q के जगह पे हम अभाज्य संख्या लिखें 3। ये दोनों हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। और p के जगह पे हम 2 माने हैं और q के जगह पे हम 3 माने हैं। और जब हम इसका मसा निकालने चलेंगे मेरे भाई तो कितना होगा तुम ही बताओ? 2 में जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, और 3 में से जब 2 हटेगा तो 1 होगा, और ऊपर से क्या उतरेगा? 2 उतरेगा। तो 1 दिया 2, तो किससे कटा मेरे भाई? 1 से कटा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1 हमारा मसा हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार से मेरे भाई पूछे कि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा क्या होगा, तो हमेशा तुम बताना कि 1 होगा। मान लो यहाँ पर p नहीं दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है m और यहाँ पर दिया हुआ है n,
अब तुमसे बोले कि दो अभाज्य संख्या है, मतलब m तथा n दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मसा क्या होगा, तो तुम हमेशा क्या बोलोगे, एक होगा। मतलब अभाज्य संख्या का मसा हमारा हमेशा एक होता है, ये तुम एकदम दिमाग में रख लो, ठीक है। अब आगे समझो। 23 नंबर में बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है। हम आपसे पढ़ाए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमारा होता है, तो एसीएफ गुना क्या होता है, एसीएफ गुना क्या होता है मेरे भाई, एसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमारा हमारा एसीएफ गुना एलसीएम होता है। देखो इसमें कहाँ पे है, तो ऑप्शन हमारा सी, दिस इज राइट आंसर। अब हम लोग 24 नंबर देखेंगे। यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p के पावर 3 q और p के पावर 2 q का मसा होगा, ठीक है। बोल रहा है कि p के पावर 3 q और p के पावर स्क्वायर q, ये क्या है, ये दोनों क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखो मसा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मसा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटे वाले संख्या से बड़े वाला संख्या को क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। जैसे कि अगर इसमें और इसमें बोला जाए कि मेरे भाई दोनों में से छोटा कौन है, तो देखो यहाँ पर p के स्क्वायर है q और यहाँ पर p के पावर 3 है, तो छोटा तो यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर p के पावर 2 ये है और यहाँ पर p के पावर 3 है, तो ये दोनों में देखा जाए तो हमारा छोटा ये है। तो देखो हम छोटा वाला में से बड़ा वाला को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, क्योंकि मसा निकालने के लिए हम लोग छोटा वाला से बड़ा वाला में क्या करते हैं दोस्तों, भाग लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लगा रहे हैं। अब तुम हमसे ये बताओ कि हम यहाँ पर कितना रखें कि p के पावर 3 आ जाए, तो हम यहाँ पर p रखेंगे, तो जब p स्क्वायर और p से गुना होगा तो p के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम p के पावर 3 हो जाएगा लिख देंगे। और यहाँ पर देखो यहाँ पर q है पहले से ही और यहाँ पर एक q है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि यहाँ पर q आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर q आ जाएगा। तो एक तो हमेशा छिपा ही रहता है, आप सब तो जानते करते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आ गए हैं तो ये सब तो आप सभी को पता ही होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, p के पावर 3 q। अब तुम मेरे से ये बताओ कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल, क्योंकि p यहाँ पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये हमारा कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तुम हमसे ये बताओ कि मसा इसमें कौन होगा, तो हम आपसे बताए थे कि जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है मेरे भाई, मसा होता है। तो इससे कटा है तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, मसा होगा। तो p स्क्वायर q कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। समझ गए। अब आगे देखो 25 नंबर में मेरे भाई बोल रहा है कि 0.23 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। मेरे भाई बार वाले संख्या जब भी आते हैं ना, तो तुम उसको देखकर डरो मत, एकदम स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0.23 के ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक, मतलब 2 अंक के ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखो अगर बार दिया रहता है ना तो हम लोग बटे में उसके लिए 9 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है, तो जब हम लोग इसे बार हटाएंगे, जब इसका हम लोग बार हटाएंगे तो क्या होगा, एक 9 होता है। लेकिन यहाँ पर एक अंक के संख्या के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर 2 अंक के ऊपर क्या है, बार है, इसलिए हम लोग के 2 अंक, 2 हम लोग का क्या होगा, 9 होगा, 2 अंक का क्या होगा, 9 होगा। समझ गए। तो अब ये मान लो जैसे कि यहाँ पर 0.23 के ऊपर बार था, अब यहाँ पर तुम हमसे ये बताओ कि 0.46 के ऊपर बार। देखो यहाँ पर 2 अंक के ऊपर बार है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लोग बटे में 2 9 लगाएंगे। अगर ये कट रहा है तो कटा दो, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन फिर से समझो, यहाँ पर हम दिए हैं कि 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, इसका बार हटाना है। तो बार हटाने के लिए हम अभी बोले हैं कि बटे में क्या लगाना पड़ेगा, 9 लगाना पड़ेगा। अगर ये कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 का 9, मतलब 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9। अगर 2 अंक के ऊपर बार होगा तो 2 9, कहाँ पे, तो हमेशा बटे में, मतलब हमेशा कहाँ पे, हर में, कहाँ पे होगा, हर में होगा। समझ गए। 26 नंबर देखो दोस्तों, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। मेरे भाई 96 का अभाज्य गुणनखंड पता करना है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 96 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर देखो निकाल रहे हैं हम, 96 का क्या कर रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। पहले कटा भी इसे किसे कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक। अब 2 से 24 दूनी 48, फिर ये 2 से 12 दूनी 24, फिर ये 2 से 2 6 12, फिर ये 2 से 2 3 6,
फिर ये 3 से 3 एकम 3। अब देखो मेरे भाई कि 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है और 3 1 बार आया है। देखो कहीं पर दिखाई दे रहा है, सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, पाई है। पाई का मान मेरे भाई हमेशा बदलते रहता है, इसलिए इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन से भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब पाई का मान हम लोग का हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है, इसलिए हम लोग इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये आज का वीडियो हम लोग का ख़त्म होता है और रियल नंबर से टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। और हमें उम्मीद है कि आप सभी को रियल नंबर से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और एग्ज़ाम में आप सभी को अगर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव्स आएंगे तो आप लोग एकदम बेहतर तरीके से उसे धुआं धुआं कर दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव को तो मेरे भाई आप लोग आँखियों से सीधे गोली मारिएगा, क्योंकि हम लोग इस तरीक़ा से पढ़ लिए हैं ऑब्जेक्टिव को कि एक भी ऑब्जेक्टिव हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ट्रिकोनमेट्री। क्या, ट्रिगो, TRIGO, ट्रिगो। हिंदी में इसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। हिंदी में इसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जानेंगे और इसमें भी हम लोग का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और त्रिकोणमिति हमारे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे हम लोग इसी चैप्टर के जैसा एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से उसे समझेंगे। और आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक इसी जोश और इसी अंदाज के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।